एशिया में 3 देशों के पास परमाणु बम है, जिसमें कि चाइना के पास 265, भारत के पास 170 और पाकिस्तान की कोई आंकड़ा पे कोई संतुष्टि नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हर वक्त भारत से अत्यधिक परमाणु बम होने का दावा करता है। तो साथियों, ये तीनों देशों के पास, इन तीनों देशों की परमाणु बमों की शक्तियों को मिलाकर अगर देखा जाए तो मुश्किल से 600 परमाणु मिसाइल ही बन सकते हैं। लेकिन अचानक से एशिया में एक बड़ी बढ़त के रूप में जापान आता है और जापान 5500 परमाणु बमों को बना सकता है, 5500 परमाणु बमों को बना सकता है। और ये खुलासे चाइना की गुप्त एजेंसियां करती है, और चाइना की गुप्त एजेंसियां ये कहती है कि जापान के पास 5500 परमाणु बमों को बनाने तक की प्लूटोनियम जमा है, और जापान ये काम किया है बिजली निर्माण के नाम पे 5500 परमाणु बम बनाने की मात्रा के रूप में वो प्लूटोनियम अपने देश में जमा कर लिया है। तो ये चाइना कहता है। लेकिन आज के समय में कैसे जापान, जो कभी सॉफ्ट कंट्रीज के नाम से दुनिया के सामने पेश आ रहा था, वो जापान जिसमें कि 1945 में नागासाकी पे अमेरिका हमला करता है, तब से वो अपने देश में किसी भी तरह के हथियार को बनाने से नामंजूरी कर देता है। वो किसी भी तरह के हथियार को बनाना बंद कर देता है। और वो जापान जो कभी चाइना को अपने टेक्नोलॉजी से दबा देता था, चाइना को इस तरह से मारता था, इस तरह से नरसंहार कर रहा था वो एशिया में कि चाइनीज वहां से थर थर कांपते थे। और जिस वक्त से जापान अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करना बंद कर दिया, जिस वक्त से जापान की पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था थी 1945 के बाद से अमेरिका के हाथों में चला गया था, और तब से जापान की नाम को सिर्फ आप उसकी अच्छी अच्छी महंगी महंगी गाड़ियों के नाम में देखते थे, जैसे कि भारत में टोयोटा, सुजुकी जैसे बड़े बड़े ब्रांड कंपनियां जो कि भारत में गाड़ियां निर्माण करती है। और यही सारी कंपनियां पहले हथियार बनाता था जापान के लिए, और जब ये हथियार बनाना बंद कर दिया तो अपनी टेक्नोलॉजी का लोहा मनवाते हुए ये सभी कंपनियां गाड़ियों को अन्य सभी सेक्टरों पे दूरसंचार कंपनियों के रूप में ये लोग जाने लगे। तो साथियों, कहता है दुनिया कि कैसे जापान की मंशा बदलती है, कैसे जापान के दिमाग में बदलाव आता है, ये किसी के सोच से परे है। तो साथियों, हम लोग एक छोटा सा उदाहरण आपको बता सकते हैं कि कैसे अभी के समय में ईरान, सऊदी अरब, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पे जितने भी अमेरिका के बेसेज हैं, या तो सऊदी अरब, कतर, दुबई में जितने भी उनके तेल डिपो है जहां से तेल उत्पादन होते हैं, वहां पे ईरान ड्रोन से हमला कर रहा है, फाइटर जेट से हमला कर रहा है, मिसाइलों से हमला कर रहा है। तो इन सभी मुस्लिम देशों का वही हाल है जो जापान का है। इन सभी मुस्लिम देशों का सुरक्षा का जो जिम्मेदारी है वो अमेरिका लेके बैठा हुआ है, क्योंकि इन सभी देशों के पास पैसे है, क्योंकि तेल बेच के ऊर्जा की जरूरत जितनी दुनिया में है ये इन्हीं सभी देशों से पूरी होती है। तो पैसों की कमी इन सभी देशों के पास नहीं होता है, और यही पैसा अमेरिका के पास जाता है, और अमेरिका इनकी सुरक्षा के नाम पर इनसे पैसा वसूलता है। तो ये एक बड़ी जानकारी हम आपको देते हैं कि अमेरिका जैसे ईरान से हारता हुआ दिख रहा है, कि ईरान, कतर, दुबई जैसे बड़े बड़े विकसित देशों पे हमला कर रहा है, उस तरह से जापान को अब डरना शुरू हो गया था। जापान डरने लगा था कि अगर ये ईरान एक छोटा सा देश से, अगर इन सभी देशों को, सऊदी अरब, कतर, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों को अगर अमेरिका नहीं बचा सकता है, तो जापान का तो दुश्मन चाइना है, क्योंकि चाइना दक्षिण चीन महासागर का पूरा हिस्सा को अपना बताता है। कभी कभी जापान के ऊपर से फाइटर जेटों को उड़ा देता है। फिलीपींस, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों को जो दक्षिणी चीन महासागर के इर्द गिर्द में है, इन सभी देशों को परेशान करके रखता है। तो जापान को अब यहाँ पे डर शुरू हो गया कि आखिर अमेरिका के भरोसे हम कब तक बैठे। और अब जापान ने इस तरह से हथियारों के निर्माण में अपनी तेजी लाई है कि इनकी 35 अरब डॉलर की उनकी रक्षा बजट होती थी, और अब 75 अरब डॉलर की वो सुरक्षा बजट लाने की सोच रहा है। और एशिया में तीसरी सबसे बड़ी सुरक्षा बजट लाने वाला देश जापान बनने जा रहा है साथियों। तो अब हम लोग यहाँ पे गौर करेंगे कि कैसे भारत को यहाँ पे मौका की तलाश नहीं होनी चाहिए। भारत को यहाँ पे एक इनिशिएटिव नहीं मिल रहा है कि हम जापान के साथ मिलकर जापान की मदद करें, और कैसे जापान का एक नया दुश्मन जो कि उनके पड़ोसी है, और ये पड़ोसी इतनी मजबूत है, इनकी टेक्नोलॉजी का पावर दुनिया मान चुका है, उसके साथ मिलकर क्या भारत को नहीं आना चाहिए चाइना को घेरने के लिए। क्योंकि अगर दक्षिणी चीन महासागर में भारत की मौजूदगी होती है तो कहीं ना कहीं चाइना को भारत घेर सकता है, क्योंकि चाइना की जो सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं, अपने देश में सबसे बड़ी जो उपलब्धियां मान रहा है चाइना, वो दक्षिणी चीन महासागर को मान रहा है। क्योंकि पूरे दक्षिणी चीन महासागर को वो अपना बताता है, और दक्षिणी चीन महासागर के नाम पर अमेरिका ने कई बार भी ये कोशिश भी किया है। अमेरिका में जब बाइडेन की सरकार थी
तो उस समय बाइडेन की सरकार ने क्वाड संगठन, जो कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, ये चारों देश मिलकर इस संगठन को बनाया था। और इस संगठन को बनने से चाइना पर इतना दबाव बना था कि चाइना भारत के नजदीक आना शुरू कर दिया था। और उसी वक्त चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के दौरे पर भी आए थे। तो इस तरह से उस पर दबाव बनाया गया, लेकिन अमेरिका आन मौके पर इससे पीछे हट जाता है। जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आती है अमेरिका में, तो जो बाइडेन की जितनी भी चीजें बनाई होती है, सबसे पहले उसको डोनाल्ड ट्रंप खत्म करने की सोचता है। और इसी सोच के साथ वो क्वाड संगठन को खत्म करना चाहता है और कहीं ना कहीं वो खत्म भी कर देता है। इसी सब को देखते हुए अभी के समय में जापान अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ताइवान, ये चारों देश तो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है दक्षिणी चीन महासागर में। और जापान खासकर चाइना को टक्कर दे सकता है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है, तो वो पीछे नहीं हटा भाई साहब। वो आंख में आंख लड़ा के चाइना से लड़ने की सोच रहा है। और यही चीजें हैं कि भारत से वो मदद भी मांग रहा है। युद्धक पोतों के निर्माण के लिए जापान भारत का मदद मांग रहा है। और भारत देखिए किस हद तक जापान के साथ जा पाता है, क्योंकि अगर हम जापान का मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं जापान के साथ लड़ते हुए अमेरिका को ऐसा महसूस होगा कि हमारी एशिया में जरूरत नहीं है। जापान, चाइना खुद अपने आप को देख लेगा। वहां पे भारत अगर मौजूद रहता है तो जापान को वहां पे एक मजबूत स्थिति मिलेगी, अमेरिका की वहां पे जरूरत नहीं होगी। और क्या फायदे हो सकते हैं, देखिए हिमाचल प्रदेश का मामला, दक्षिणी चीन महासागर के बाद अगर चाइना की कोई महत्वाकांक्षी सोच है तो वो यही होगी कि हम कैसे अरुणाचल प्रदेश को कब्जे में ले। तो कहीं ना कहीं चाइना को दक्षिण चीन महासागर में भी भारत उलझा सकता है। तो भारत के यहाँ पे क्या सोच हो सकती है। और तीसरे फायदे क्या है, ऐसा फायदा है कि अगर हम एशिया में जिस तरह से पाकिस्तान एक बड़ा काल बना के चाइना ने हम लोगों के ऊपर थोप दिया पाकिस्तान को, उसी तरह से हम जापान को एक महाशक्ति बना के चाइना के ऊपर थोप सकते हैं। तो ये सोच हो सकती है भारत की। देखिए क्या होती है साथियों, हमारे देश की जो सरकार है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे इतनी ढीली हो सकती है, इतनी धीमी हो सकती है, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन साथियों देखते हैं क्या हमारी सरकार की सोच होती है, क्या पहल होती है। साथियों जय हिंद, बने रहिए मेरे साथ इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए। तब तक के जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।